करता हूं मैं राजू का पंडा। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे जीएसटीआर 3B फाइलिंग करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। जिसका आप जीएसटीआर 3B फाइलिंग करेंगे उसका क्या करेंगे, जीएसटी पोर्टल में जाके यूजर आईडी देके पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। अब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। आप जीएसटी 3B में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट के जरिए मेरे को पूछ लेंगे तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, सर्विसेज में जाना है, उसके बाद जाना है रिटर्न्स, उसके बाद जाना है रिटर्न्स डैशबोर्ड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद आपको फिनेंशियल एरिया को चूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्वार्टरली जो लोग फाइलिंग करते हैं उस क्वार्टर को आप चूज कर लेंगे। मंथली करना है तो उस क्वार्टर में जो मंथ आ रहा है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ फरवरी वाला करना चाहता हूँ तो फरवरी चूज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ठीक है, जो लोग क्वार्टरली करते हैं तो वो मार्च वाला चूज करके सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 3B फाइलिंग करने से पहले आपको जीएसटी 1 फाइलिंग कर देना चाहिए। ठीक है, तो मेरा केस में फाइलिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जीएसटीआर 3B फाइलिंग करने से पहले ये दोनों का आपको देख सकते हैं कि ये दोनों देख सकते हैं, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। इसका क्या डिफरेंस है? 2A और 2B का डिफरेंस ये है कि 2A जो है, मेरा मान लीजिए ये रिटर्न जो लगा रहा हूँ फरवरी महीने का लगा रहा हूँ, तो फरवरी का 2A जो सामने वाला जिससे मैं परचेज किया हूँ, जो सप्लायर है, वो जीएसटीआर 1 का डेट जो है 11 फरवरी 2022 का लास्ट डेट क्या है, ये 11 मार्च 2022 है जीएसटीआर 1 का लगाने का विदाउट फाइन वाला जो है। उस दिन तक जो लगाता है या उससे पहले लगा लिया तो फरवरी महीने का जितना सारा ये 2B में आ जाता है। यहाँ पे कट ऑफ डेट फिक्स किया गया 2B के लिए कि आपका फरवरी महीने का जो है रिटर्न 11 मार्च का अंदर में लगा दिया है जो लोग, या 11 मार्च का दिन में लगा दिया तो फिर यहाँ पे 2B में रिफ्लेक्ट होगा वो। लेकिन उसके बाद आप लगाते हैं तो इस मंथ का 2B में नहीं आएगा, नेक्स्ट महीना 2B, मार्च महीने का 2B में आएगा। लेकिन 2A के केस में कोई कट ऑफ डेट नहीं है। फरवरी महीने का जो भी रिटर्न सामने वाला पार्टी सप्लायर कभी भी भरता है रिटर्न तो 2A में रिफ्लेक्ट होता है। तो आप ये दोनों में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो सामने वाला जो पार्टी है उसका जीएसटीआर 1 कौन सा डेट में लगाया है, तो फिर वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। कैसे, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे व्यू करूँगा 2B, तो आपको जो आईटीसी मिलेगा 3B में वो 2B का हिसाब से मिलेगा, 2A का हिसाब से नहीं, 2B का हिसाब से आपको। तो 2B को आप रेफरेंस लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख लेंगे जो आपको टोटल आईटीसी इतना अलाउ होगा आपको। यहाँ पे B2B में क्लिक करके देख लेंगे, पार्टी वाइज डिटेल्स देख लेंगे। ये सब पार्टी वाइज है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कौन सा पार्टी ने आपको रिटर्न नहीं दिखाया है, या दिखाया तो आफ्टर ड्यू डेट के बाद दिखाया होगा तो इसलिए यहाँ पे नहीं आया होगा, वो 2A में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल का भी डाउनलोड करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया 2B का हिसाब से आपका 3B में इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको 2A भी थोड़ा दिखा देता हूँ। आपको वहाँ पे रिटर्न्स में क्लिक करने का, रिटर्न्स डैशबोर्ड, या फिर ऐसे सिंपली जैसे गए थे सर्विस में जाके रिटर्न्स में जाके रिटर्न्स डैशबोर्ड में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा फरवरी, सर्च कर लूँगा। उसके बाद 2A में दिखाऊँगा। 2A आपको यहाँ पे व्यू करना है। 2A में सारा रिलेटेड जितना सारा फरवरी महीने का रिलेटेड कोई भी सामने वाला पार्टी कभी भी रिटर्न लगाता है फरवरी महीने का, जो मेरा सेल्स के लिए उसका तो सेल्स है, मेरा परचेज है, तो मेरा इसमें शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ डेट का यहाँ पे पता चल जाएगा कि सामने वाला पार्टी जीएसटीआर 1 कब लगाया। ये सब 11 तारीख के अंदर में लगाया है। आप देख सकते हैं सारा पार्टी 11 तारीख के अंदर में लगाया है, तो कोई मेरा टेंशन लेने का नहीं है। यहाँ पे मेरा 2A और 2B इक्वल रहेगा मेरा केस में। आपका केस में हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई 14 मार्च को किया है, तो ये जो 14 मार्च में जो फाइलिंग की हुआ है यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन 2B में उस महीने में नहीं आया होगा, वो नेक्स्ट महीने 2B में आएगा। ठीक है, ये हो गया। मैं अभी बैक करके निकल जा रहा हूँ। आपको ये समझ में आ गया है। अभी मैं आपको 3B फाइलिंग कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इनपुट जो मिलेगा सिर्फ 2B का हिसाब से, 3B जो आप फाइलिंग करेंगे तो आपको 2B का हिसाब से मिलेगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। मान लीजिए कुछ 2A में भी नहीं आया, 2B में भी नहीं आया, तो सामने वाला पार्टी से आप बात कर लेंगे कि भाई मेरा शो नहीं हो रहा, आप एक बार रिटर्न लगा दीजिए, या फिर कुछ एरर है तो उसको एरर ठीक कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी 3B फाइलिंग करूँगा ऑनलाइन मोड में, तो प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक कर लूँगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, आप नील रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस करके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके ओटीपी का थ्रू हो या फिर डीएसी का थ्रू ईबीसी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन नील रिटर्न कौन लोग फाइलिंग करते हैं? जिन लोग का उस महीने में या फिर उस पीरियड में, उस क्वार्टर में कोई सेल्स नहीं है, कोई परचेज नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो वो लोग नील रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 3 केस देख सकते हैं कौन लोग नील फाइलिंग करेंगे? जिन लोग का आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है या फिर कोई लाइबिलिटी वगैरह उस पीरियड में नहीं है, तो वो लोग नील रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। येस करके नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी थ्रू कर सकते हैं या डीएसी थ्रू करके वही वेरीफाई कर लेंगे। मेरा केस में नील रिटर्न नहीं है तो मैं नो करूँगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखा रहा है कि सिस्टम ऑलरेडी जनरेट किया है। 3B का जो जनरेट है वो आपका लाइबिलिटी का भी जनरेट कर दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी कर दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी कर दिया है। आपका केस में हो सकता है किसी में भी नहीं, यहाँ पे नहीं जनरेट किया होगा कि आपके लिए नहीं है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, करना टेंशन लेने का नहीं है। आपको उसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करके आपको यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, सिस्टम जनरेटेड 3B आपको डाउनलोड कर लेना है। करके एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका हिसाब से जो है वो फिगर ठीक है कि नहीं। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो 3B डाउनलोड हुआ है ना, ओपन करके देख लेंगे कि आपका हिसाब से वो हुआ है कि नहीं, क्योंकि सिस्टम आपका जीएसटीआर सेल जो है जीएसटीआर 1 से लाया है, लाइबिलिटी वगैरह वहाँ से टान लिया, आरसीएम हो या फिर आपका इनपुट जो परचेज पार्ट वो आपका 2B से टाना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि वो सही भरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना होगा, ठीक है, ये सही है कि नहीं। सही नहीं है तो आपको उसको फिर करेक्शन करना है, तो ठीक है। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे पॉइंट। पहला पॉइंट जो आप देख सकते हैं 3.1 में क्या है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ये आपका लाइबिलिटी का है। लाइबिलिटी में क्या, आउटवर्ड सप्लाई का, टैक्स ऑन आउटवर्ड का, और आरसीएम में जो फॉल होता है उसके लिए ये वाला है। तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ऑटोमेटिक आपका ये जीएसटीआर 1 से टाना है। फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ये क्या चीज दिया है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, लेकिन इसमें जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे टैक्सेबल जितना है आपका सेल से, जो सेल किए हैं उसका टैक्सेबल जितना सेल है यहाँ पे ये आया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे बी में क्या है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। जो आप सेल करते हैं वो जीरो रेटेड सप्लाई है, तो यहाँ पे आपको डिटेल देना है। ये नहीं आया होगा उधर से, आप जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाए होंगे, तो यहाँ पे आप फाइलिंग करने के टाइम में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसे ही नील रेटेड हो या फिर एग्जेम्प्टेड हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना होगा, ठीक है। नील रेटेड के लिए और एग्जेम्प्टेड के लिए, यहाँ पे हो गया जीरो रेटेड के लिए, यहाँ पे हो गया टैक्सेबल के लिए। ये आपका आउटवर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनवर्ड सप्लाई किसका, लायबिलिटी टू आरसीएम, रिवर्स चार्ज में। जो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लग जाता है, या फिर आपको कोई, आप कंपनी है, आपका कोई लॉयर आपको लीगल चार्जेस के लिए फी लगाया है, तो उसका केस में भी आरसीएम हो जाता है। तो आप आरसीएम में उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी यहाँ पे देंगे, सीजीएसटी होगा सीजीएसटी देंगे, एसजीएसटी होगा एसजीएसटी में यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई जो भी होगा तो आप यहाँ पे भर लेंगे। जो आउटवर्ड सप्लाई किए हैं वो नॉन जीएसटी में, तो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आप जीएसटीआर 1 में भी फाइल किए करने के टाइम ये सब चीज़ भरे होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो आपका सामने वाला पार्टी रजिस्टर होगा, आरसीएम जिसका आप पेमेंट कर रहे हो, सामने वाला रजिस्टर होगा, वो उसका जीएसटीआर 1 लगाया होगा, तो वहाँ ऑटोमेटिक आपका 2B में रिफ्लेक्ट हुआ होगा और 2B का से ये लिंकअप हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए सामने वाला पार्टी रजिस्टर नहीं है, ऑन रजिस्टर है, लेकिन आपको तो आरसीएम पेमेंट करना है, उस टाइम आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, लेकिन आप उसको हाथ में आपको खुद पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, आपका अकाउंट्स का हिसाब से सही है तो इसको आपको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। अदरवाइज इसमें एडिट करना है तो आप एडिट कर लेंगे। तो मैं इसको कंफर्म कर लिया। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, फिर भी मेरा यहाँ पे टैली खोला है, मैं यहाँ पे देख लूँगा कितना मेरा है। टैक्सेबल टोटल है 12,59,563। मैं एक बार इसको खोल के देख लेता हूँ, आपका सामने भी क्रॉस चेक कैसे करते हो आपको भी पता चलेगा। यहाँ पे देखिए 12,59,3.2, ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद आईजीएसटी में 5711.40, परफेक्ट। उसका सीजीएसटी में कितना है
1,10,505, ठीक, परफेक्ट। तो मेरा ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म करके ये कर लिया। आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। उसके आप देखेंगे 3.2 इंटरस्टेट सप्लाई। यहाँ पे से माउस पॉइंट देता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर में लिख रहा है डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या फिर यूआईएन होल्डर्स के लिए। आप जिसको आप सप्लाई दिए हैं, सेल किए हैं, वो इंटरस्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। कंपोजिशन होगा, वो पार्टी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो यहाँ पे भरेंगे। वो यूआईएन होल्डर्स है तो यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन भरेंगे, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई, लेकिन वो सामने वाला ऑन रजिस्टर होगा। रजिस्टर होगा यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो आपका 3.1 में आ जाएगा। ऑन रजिस्टर होगा। ऑन रजिस्टर क्या चीज़, यानी मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, ये जो रजिस्टर जिसका मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो दिल्ली में सेल किया है, दिल्ली में राम को सेल किया है। राम क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको उसका यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए और एक चीज़ कम मैं सेल किया हूँ, कॉम्पो सामने वाला जो है कंपोजिशन स्कीम में है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे भरूंगा। यूआईएन होल्डर जो है उसको मैं सेल किया हूँ तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पे भरूंगा। तो कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ पे सेग्रीगेट दिया गया है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देंगे। कौन सा आपको कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है, कौन सा स्टेट में आप चूज कर लेंगे। उसके बाद उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, उसका आईजीएसटी कितना है, यहाँ पे आपको भर देंगे। और फिर और एक ऐड करना है तो आपको यहाँ पे भरने के बाद फिर ऐड ऑप्शन कर क्लिक करेंगे, फिर और एक आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक स्टेट में सेल किए, B2B आपका है, वो अदर स्टेट जो इंटरस्टेट सप्लाई जो है, तो आप फिर एक ही करके आप उसको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 2-4 पार्टी ऐसा है, अलग अलग स्टेट का भी है, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। सेम स्टेट का है तो मान लीजिए दिल्ली में मेरा 3 पार्टी को ऐसे दिया हुआ है, दिल्ली में 3 पार्टी ऑन रजिस्टर है, तो मैं फिर क्या करूंगा, तो सेम एक ही बार में यहाँ पे दिल्ली चूज करूंगा, तीनों का मिला के यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। स्टेट अलग अलग रहेगा तो आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज सेम स्टेट में 5 पार्टी 10 पार्टी होगा फिर भी एक बार आपको डालना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाएंगे सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। मेरा केस में एक ही पार्टी है, ऐसा कंपोजिशन है, वो उड़ीसा का पार्टी है, तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा GST 1 से उठाना है। आपका केस में भी आ जाएगा GST 1 से। नहीं आ रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ ऐड करना है तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए एक और पार्टी भी है ऐसा अदर स्टेट के लिए, तो यहाँ पे मैं चूज कर लूँगा। यहाँ पे मैं चूज करूँगा केरला, ठीक है। केरला में क्या हो तो यहाँ पे करके मैं कर सकता हूँ। उड़ीसा का पार्टी होगा मान लीजिए 5, तो 5 का टोटल यहाँ पे भर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और मान लीजिए इसको मेरा नहीं है तो मैं इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे रिमूव कर दूँगा। उसके बाद आपको क्या है, सप्लाईज मेड टू यूआईएन होल्डर। यूआईएन होल्डर का सप्लाई कुछ किए हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट चूज करके टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी आपको यहाँ पे चूज करके देना है। मेरा केस में और कुछ कोई नहीं है तो मैं इसका क्या करूँगा, सिंपली कन्फर्म कर लूँगा, ठीक है। एक पार्टी था मेरा आ गया है, इसको कंफर्म कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे 4 में क्या है, एलिजिबल आईटीसी। आज जो आप परचेज किए हैं उसका आईटीसी एलिजिबल की जो है, आप यहाँ पे इधर आईटीसी क्लेम करेंगे या फिर उसको रिवर्स करना चाहते हैं रिवर्स करेंगे। ये ऑटोमेटिक मेरा आ गया, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक किससे आया, मेरा जो 2B फाइलिंग किया हूँ 2B से मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। जहाँ पे है आपका मान लीजिए कुछ गलती है या कुछ करना है करेक्शन, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आईटीसी अवेलेबल वेदर इज फुल्ली और पार्टली, फुल और पार्ट आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं। किसमें, इंपोर्ट गुड्स में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना है। इंपोर्ट सर्विस में तो यहाँ पे आईजीएसटी में डालना। ये बंद है क्योंकि इंपोर्ट के टाइम में आपका आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी एजीएसटी नहीं होता है, तो इसलिए ये ब्लॉकेज है। तो आपका इंपोर्ट में गुड्स किए हैं या इंपोर्ट सर्विस किए हैं तो उसका आईटीसी है तो आपको यहाँ पे डिटेल देना है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम में कुछ है आपको पेमेंट करना पड़ा। 3.1 में तो लायबिलिटी आपको पेमेंट करना पड़ा आरसीएम में, तो उसका सेम अमाउंट यहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। मेरा वहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ जाता। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो मान लीजिए सामने वाला पार्टी ऑन रजिस्टर है, मैं उसका बिहाफ में आरसीएम पेमेंट किया हूँ, पेमेंट करने के बाद वहाँ पे भी तो मेरे को भरना पड़ा 3.1 में, फिर यहाँ पे भी आपको वो फिगर भरना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ टैक्स फिगर भरना है, यहाँ पे टैक्सेबल फिगर देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी आपका जो हेड ऑफिस, आप मान लीजिए मैं ब्रांच हूँ, मेरा हेड ऑफिस आपको कोई इनपुट मेरे को सेग्रीगेट किया है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, कितना वो इनपुट आपको मिला है। बाकी ऑल अदर जो आईटीसी बच गया इन लोगों को ऊपर एबव में छोड़ने के बाद बाकी यहाँ पे आपको
बाकी ITC जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं IGST, CGST और SGST का ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप रिवर्स करना चाहते हैं कि यहाँ पे ऊपर तो ITC ले लिए, कुछ ITC मान लीजिए उसको रिवर्स करना चाहते हैं रूल हिसाब से 42 और 43 का हिसाब से, यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे। या ये रूल छोड़ने के बाद अदर कुछ है तो यहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये आपको रिवर्स जो दिखा रहा है ये किस चीज़ का रिवर्स दिखा रहा है, ये हो सकता है कि डेबिट नोट है या फिर सामने वाला क्रेडिट नोट इशू किया है, ये हो सकता है। तो इसको आपको कहाँ से पता चल जाएगा कि टू बी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, टू बी को आप चेक कर लेंगे तो आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा कि ये क्रेडिट नोट के वजह से रिवर्स हो रहा है या फिर कोई डिस्काउंट दिया था उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर दिया है या फिर कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आपको कुछ रिवर्स करना है तो आपको यहाँ पे हाफ फिगर में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स है इन एलिजिबल टू ITC, जो ITC आपका एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जो ITC अलाउ नहीं है यहाँ पे डालेंगे, और अदर है तो यहाँ पे आपको डाल के इसको मान लीजिए देख लिए सारा चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फर्म करना है, ठीक है। कॉन्फर्म करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट में चलना है। 5 पॉइंट में क्या है, एग्जेम्प्टेड, नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई इसमें भरते थे हम लोग, यहाँ पे इनवर्ड है। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे ना यहाँ पे कि यहाँ पे दिखा रहा था ना यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, ये सब का यहाँ पे दिखा रहे थे। वहाँ पे नीचे है आपका इनवर्ड, वो यहाँ पे था आउटवर्ड, यहाँ पे है इनवर्ड। इनवर्ड यानी आप परचेज जो किए हैं, जो उसमें कितना एग्जेम्प्टेड वाला परचेज है, कितना आपका नॉन GST वाला परचेज है, कितना आपका नील रेटेड परचेज है, यहाँ पे आपको देना है। या फिर कॉम्पोजिशन सप्लायर से आप कितना परचेज किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म देखेंगे किससे परचेज किए, सप्लायर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम में या फिर एग्जेम्प्टेड या फिर नील रेटेड सप्लाई से आप परचेज किए हैं तो आपको उसका डिटेल्स इंटरेस्टेड सप्लायर यहाँ पर देंगे, इंटरेस्टेड सप्लाईज का यहाँ पे देंगे। यानी इंटरेस्टेड मतलब अदर स्टेट से आप परचेज किए तो उसका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। मान यहाँ पे विद इन द स्टेट, वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में परचेज किए वो कंपोजिशन सप्लायर से या फिर एग्जेम्प्टेड में तो यहाँ पे आपको देना है। ऐसे ही सेम है नॉन GST सप्लाई अदर स्टेट में लिए हैं तो आपको यहाँ पे भरना है। मान लीजिए विद इन द स्टेट, आपका जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में आपको परचेज किए नॉन GST सप्लायर से तो आपको यहाँ पे भरना है। भर के उसको आपको कंफर्म करना है। मेरा केस में कुछ नहीं तो मैं सिंपली इसको रहने दूंगा, कंफर्म कर लो यार। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है लास्ट वाला 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। प्रीवियस जो टैक्स पीरियड, ये मैं भर रहा हूँ रिटर्न फरवरी मंथ का, तो जैन महीने में कुछ लेट किया था रिटर्न लगाने में तो उसका जो इंटरेस्ट है या फिर उसका लेट फी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन आपका केस में कुछ ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, आप खुद भरना चाहते हैं कुछ एरर प्रीवियस मंथ में, जनवरी हो या दिसंबर हो या कोई भी मंथ में आप कुछ इंटरेस्ट या फाइन वगैरह आप छोड़ दिए थे, देना भूल गए थे तो आप यहाँ पे चीज़ भर लेंगे, ठीक है। लेट फी ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं करता है, आप खुद कैलकुलेशन करके यहाँ पे डाल देंगे आपका हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको आपको सेव GSTR 3B में क्लिक करना है। सारा चीज़ ओके है तो आप सेव कर लिए। उसके बाद इसको आप क्या करना, थोड़ा रिफ्रेश कर देंगे तो आपका ये सब आप देखेंगे सक्सेसफुली आपका ये हो गया, सेव हो गया। आप उसको चेक करना है कि ये सही भरा हुआ है कि नहीं, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू जरूर करना है कि आप जो फिगर भरे हैं वो सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पे जैसे हुआ है इसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके देख लेना है कि सही से भरा हुआ है कि नहीं। एक बार इसको, ये ड्राफ्ट है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे जरूर। चेक करने के बाद उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड टू पेमेंट। कुछ आपका लायबिलिटी आ रहा होगा, कुछ आपका लायबिलिटी आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, प्रोसीड करने के सक्सेसफुल है तो प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। क्या दिखा रहा है, योर लास्ट सेव इज स्टिल अंडर प्रोसेस, वंस कंप्लीट देन ओनली यू कैन प्रोसीड द पेमेंट। ओके, अभी तक सेव कंप्लीट नहीं हुआ है इसीलिए वो दिखा रहा है मेरा सेव लास्ट ये हुआ है। दोबारा मैं इसको ये करता हूँ, थोड़ा ये हो गया है। अभी देखते हैं, अभी ले लेगा शायद, वो सेव नहीं हुआ था। सेव जब तक नहीं होगा आपको तब तक वो नहीं कर सकते, प्रोसीड पेमेंट कर नहीं सकते। अभी प्रोसीड पेमेंट में क्लिक करेंगे, फिर भी दिखा रहा है ये लास्ट। अभी थोड़ा सर्वर इशू हो सकता है, इसको रिफ्रेश करिए। यहाँ पे दिखाएगा लास्ट सेव रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, फिर भी नहीं जा रहा है, क्यों?
एक बार आप सिस्टम एरर हो सकता है। प्रोसीड में जाएंगे, फिर भी दिखा रहा है अंडर प्रोसेस में है। अभी इसको आप मान लीजिए थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाके आ जाएंगे, क्योंकि सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए फिर दोबारा मैं चूज़ कर लूँ फरवरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, जैसे गए थे हम लोग सेम प्रोसेस है, क्योंकि सर्वर का इशू था। नो मेरा है तो नेक्स्ट कर लिया, अभी ये हो गया, क्लोज कर लिया। अभी मैं सारा चीज़ एक बार देख लेना है, कुछ चेंजेस हो गया होगा तो फिर यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेंगे, कुछ एरर है तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, अदरवाइज मैं अभी प्रोसीड करूँगा। अभी ले लिया, ठीक है, सर्वर का इशू था, थोड़ा बैक करके निकल जाएंगे, फिर दोबारा उसी तरह प्रोसेस में आ जाएंगे। आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो भी लाइबिलिटी आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ से टाल रहा है, और आईटीसी से जो भी सेटअप करना है आईटीसी से सेटअप हो जा रहा है। कुछ आपका लाइबिलिटी आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट है, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि मेक पेमेंट या फिर पोस्ट क्रेडिट टू बी लेजर, आपको वहाँ पे क्लिक करके उसको सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेक कर लिया, उसके बाद येस करेंगे। मेरा कोई इसमें कुछ एडिशनल केस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे येस कर लिया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ऑफसेट हो गया सक्सेसफुली। लेकिन आपका केस में कुछ लायबिलिटी केस रिक्वायरमेंट है, तो फिर वहाँ पे क्या करेगा कि आपको पूछेगा, येस करेंगे तो फिर चालान क्रिएट करना पड़ेगा। चालान क्रिएट करके उतना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, आइदर एनईएफटी थ्रू हो या फिर जो इनकम टैक्स जो आपका बैंकिंग लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड देके नेट बैंकिंग के थ्रू अब उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद उसको ऑफसेट करेंगे, वो आपका यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। जिस पर ओके करेंगे तब जाके उसको आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करके यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद ऑथराइज जो है उसको आपको चूज़ करना है। आपका ईवीसी थ्रू कराना चाहते हैं, जो ईवीसी थ्रू करेंगे, या फिर डीएसी का थ्रू। ईवीसी मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपका रजिस्टर मोबाइल में जाएगा, उसमें आपको ओटीपी थ्रू यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, मेरा यहाँ पे कुछ यार मेरा लेट फी वगैरह नहीं है, तो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। या रजिस्टर मोबाइल में या फिर आपका रजिस्टर ईमेल आईडी में ओटीपी चला गया होगा, आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओटीपी पुट कर लेना है। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुली फाइलिंग हो गया है, आपका मैसेज भी चला जाएगा रजिस्टर मोबाइल में, जो सक्सेसफुली आपका जीएसटी 3B फाइलिंग हो गया है। तो आपको ऐसे ही जीएसटी 3B फाइलिंग करना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।